नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने निबंध साहित्य को पढ़ा था और मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया था। 4 से 5 वीडियो शायद हमने किए थे निबंध को लेकर के, और उसका काल विभाजन से लेकर के और जितने भी आपके निबंधकार थे, प्रमुख जो निबंधकार थे, वो मैंने आपको सारे बताए थे। तो उम्मीद है आपने वो वीडियोस ज़रूर देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो जाकर के ज़रूर देख लीजिए, आपके बहुत काम आएंगे, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो अब आज हम इसी कड़ी में आगे हम आलोचना साहित्य को पढ़ने जा रहे हैं। तो आज इसमें मैं आपको काल विभाजन बताऊंगी और इसमें कुछ महत्वपूर्ण अन्य फैक्ट आपको बताऊंगी। तो आप लोग बने रहिए चैनल पर, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते भी रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम इसका काल विभाजन देख लेते हैं। जो शुक्ल जी थे ना, जैसे हमने निबंध साहित्य को पढ़ा था शुक्ल जी को केंद्र में रखते हुए, तो बिल्कुल वैसे ही आपको ये भी देखना है। जो आलोचना साहित्य है उसमें भी हम शुक्ल जी को ही केंद्र में रख करके उसका काल विभाजन करते हैं। तो देखिए, आलोचना किसे कहते हैं, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। तो आलोचना का मतलब होता है गुण दोष निकालना, यानी कि कोई समीक्षा करना। इसका दूसरा नाम जो है वो समीक्षा भी है। तो आलोचना मतलब जो साहित्यिक विधाएं हैं, उसमें जब कोई साहित्यकार उसके गुण दोषों की चर्चा करता है तो उसे हम समीक्षा कहते हैं। ठीक है, समान रूप से देखना, मतलब उसमें केवल ऐसा नहीं कि आलोचना का मतलब केवल दोष ही नहीं होता है, उसमें जो गुण होते हैं, जो विशेषताएं होते हैं, उनको भी उजागर करना होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम आलोचना या समीक्षा कहते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले काल विभाजन की अगर हम बात करें तो इसको भी देखिए, आपको इसी तरह से ध्यान रखना है। शुक्ल पूर्व युग 1850 से 1920, शुक्ल युग 1920 से 1940 और शुक्लोत्तर युग यानी शुक्ल जी के बाद का जो युग आया 1940 से 1970, समकालीन समीक्षा यानी 70 के बाद 1970 से लेकर जो अब तक का समीक्षा साहित्य था उसे हम समकालीन समीक्षा के अंदर रखते हैं। ठीक, तो इसमें आगे भी कुछ चीज़ें हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। जैसे शुक्ल पूर्व युग की बात करें तो इसमें शुक्ल जी से पहले जो 2 युग हुए हैं, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, इनका समय आप इस प्रकार से देख रहे होंगे। जैसे पहले था सेम है, आपको वैसे ही याद रखना है इसको। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है। शुक्लोत्तर युग, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने को मिल सकता है। ये इसलिए है क्योंकि देखिए, शुक्लोत्तर यानी शुक्ल जी के बाद के जो समीक्षक थे या जो साहित्यकार कह सकते हैं या आलोचक कहें, उन्होंने तो क्या है, नए नए प्रयोग किए थे, जिसमें उन्होंने स्वच्छंदतावादी समीक्षा लिखी, प्रगतिवादी समीक्षा, मनोविश्लेषणवादी समीक्षा और नई समीक्षा। तो ये सारी समीक्षाएं आई शुक्लोत्तर युग के मतलब शुक्ल युग के बाद या शुक्लोत्तर युग में। ठीक है, और समकालीन समीक्षा। तो चलिए हम इनको पूरे डिटेल से एक एक करके जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम शुक्ल पूर्व युग में भारतेंदु युग को देखते हैं कि इस युग में कौन कौन से समीक्षक हुए, कैसी किस प्रकार की यहाँ समीक्षाएं लिखी जाती थी। तो देखिए, भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी का पहला भारतेंदु को माफ़ कीजिएगा, भारतेंदु युग की हम बात कर रहे हैं और उसमें सबसे पहला नाम तो भारतेंदु का ही आता है ना। तो भारतेंदु जो है आधुनिक हिंदी के पहले आलोचक माने जाते हैं। ठीक है, आधुनिक हिंदी आलोचना की शुरुआत भारतेंदु के निबंध नाटक 1883 ईस्वी से मानी जाती है। अब देखिए, मैंने आपको निबंध साहित्य जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने आपको क्या कहा था कि बहुत सारी जो निबंध हैं वो आपको आलोचना के अंदर भी देखने को मिलेंगे। तो हमने यहाँ पे एक निबंध पढ़ा था, निबंध के अंदर भारतेंदु का एक निबंध पढ़ा था नाटक नाम से। तो वो नाटक नाम से निबंध तो लिखा, लेकिन उसमें कुछ गुण जो है वो आलोचना के भी थे, इसलिए हम उनको निबंध के अंदर भी गिनते हैं और आलोचना के अंदर भी गिनते हैं। तो यहाँ पे जो नाटक नाम से इन्होंने एक निबंध लिखा है 1883, इससे इनकी क्या है, आलोचना की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, यह सैद्धांतिक आलोचना थी, यानी कि सैद्धांतिक जो कि किसी निश्चित सिद्धांत पर आधारित होती है। ठीक है, इसमें भारतेंदु ने भारतीय तथा पाश्चात्य नाट्य सिद्धांतों का विश्लेषण किया है। जैसे देखिए, पाश्चात्य नाट्य सिद्धांत जो भरत मुनि का नाट्य सिद्धांत है भारतीय हो गया, और इसी तरह से जो पाश्चात्य सिद्धांत हैं, ठीक है, तो इन सिद्धांतों की मतलब जो किसी सिद्धांत पर आधारित आलोचनाएं होती है ना, उन्हें हम कहते हैं सैद्धांतिक आलोचना। ठीक है,
देखिए, इस काल में आलोचना मुख्यतः पत्रकारिता के माध्यम से हुई। इसमें भारतेंदु के पत्र, हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा, बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप तथा प्रताप नारायण मिश्र का ब्राह्मण और चौधरी बद्रीनारायण प्रेम का आनंद कादम्बनी प्रमुख हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको जब आप पढ़ते हैं ना, तो आपको सिर्फ एक ही दृष्टिकोण नहीं अपनाना है, बल्कि आपको मल्टीपल तरीके से चीज़ों को पढ़ना है। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको बता तो आलोचना रही हूँ, लेकिन बीच बीच में यहाँ पे पत्रिकाओं का भी जिक्र हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये पत्रिकाएं जो मैं बता रही हूँ किसके द्वारा लिखी हुई हैं और किस चीज़ के लिए ये फेमस रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि इस काल में यानी भारतेंदु युग में जो प्रमुख पत्रिकाएं थी, उनके माध्यम से जैसे हरिश्चंद्र मैगजीन भारतेंदु की पत्रिका है, कवि वचन सुधा भी उन्हीं की है, बालकृष्ण भट्ट की हिंदी प्रदीप पत्रिका और प्रताप नारायण मिश्र की है ब्राह्मण पत्रिका है ये, और प्रेमघन की है आनंद कादम्बनी। तो ये प्रमुख पत्रिकाएं हैं जिन्होंने आलोचना साहित्य को काफ़ी बढ़ावा दिया है, कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, हिंदी की व्यावहारिक समीक्षा की शुरुआत हिंदी प्रदीप में सच्ची समालोचना नामक स्तंभ से 1886 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने की, जिसमें लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा हुई। इसके बाद इसमें भट्ट जी ने नील देवी, परीक्षा गुरु आदि रचनाओं की भी व्यावहारिक समीक्षाएं की हैं। तो जो इस तरह के जैसे उपन्यास, इस तरह की जो मतलब कृतियों पे होती है ना, तो उन्हें हम व्यवहारिक समीक्षा के अंदर रखते हैं। जैसे किसी लेखक के बारे में अगर समीक्षा करनी हो या उसकी किसी विशेष कृति, उपन्यास, रचना, ये कहानियाँ इत्यादि पे अगर समीक्षाएं करनी हो, तो उसे हम व्यावहारिक समीक्षा के अंदर रखते हैं। जबकि अगर सिद्धांतों की, अगर आप किसी के सिद्धांतों की आलोचना कर रहे हैं, तो वो सैद्धांतिक समीक्षा के अंदर आती हैं। बेसिकली दो तरह की ही समीक्षाएं होती हैं, एक होती है सैद्धांतिक और दूसरी व्यावहारिक। ठीक, इसके बाद देखिए, तो इस युग में जो साहित्य इतिहास के दो प्रमुख ग्रंथ लिखे गए, जिसमें सीमित मात्रा में आलोचनात्मक तत्व विद्यमान थे। प्रथम शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज, द्वितीय जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। तो ये इनके द्वारा लिखे गए, वैसे तो इनकी साहित्यिक कह सकते हैं हिंदी साहित्य का एक ऐतिहासिक पुस्तकें हैं, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसी युग में साहित्य इतिहास की, मतलब साहित्य के इतिहास की दो प्रमुख ग्रंथ लिखे गए। जैसे जिसमें हमने कहा शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज और ग्रियर्सन का है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। तो इसमें कुछ क्या थी, आलोचनात्मक तत्व विद्यमान थे। ठीक है, इस काल की हिंदी समीक्षा में उपयोगितावादी, नैतिक व राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रमुख रूप से दिखता है। अतः रूपवादी समीक्षाएं यहाँ नहीं हुई थी, यानी कि जैसे समीक्षाएं हम शुक्ल जी के बाद पढ़ते हैं, वैसी समीक्षाएं हमें यहाँ देखने को नहीं मिली। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। प्रेमघन ने बाबू गदाधर सिंह के बांग्ला उपन्यास बंग विजेता के हिंदी अनुवाद की 1885 ईस्वी में तथा संयोगिता स्वयंवर की 1886 में आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका में समालोचना की थी। तो प्रेमघन जो लेखक थे, उन्होंने क्या किया, जो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन थे ना, उनका ये नाम है प्रेमघन, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, उन्होंने एक तो बाल बंग विजेता के का हिंदी अनुवाद 1885 ईस्वी तथा संयोगिता स्वयंवर की जो है 1886 में अपनी जो आनंद कादम्बनी पत्रिका है उसमें आलोचनाएं की थी। ठीक है, प्रेमघन के आलोचनात्मक विचार आनंद कादम्बनी और प्रेमघन सर्वस्व में मिल जाते हैं। बंग विजेता और नील देवी की परिचयात्मक आलोचना भी प्रेमघन ने लिखी थी। तो अब हम आगे कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट की आलोचना में तुलनात्मक समीक्षा के संकेत पाए जाते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जो बालकृष्ण भट्ट ने जो समीक्षाएं की हैं थोड़ी बहुत, उनमें क्या है, तुलनात्मक समीक्षाएं ज़्यादा की हैं। ठीक है, हिंदी समालोचना के सूत्रपात का श्रेय आचार्य शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन को ही दिया है। तो यह बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि शुक्ल जी ने हिंदी आलोचना का मतलब जो सूत्रपात करने के जो श्रेय है
वो किसे दिया है, तो उन्होंने 2 व्यक्तियों को दिया। एक तो उन्होंने किसको दिया था, एक तो बालकृष्ण भट्ट को दिया और दूसरा प्रेमघन को दिया है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए, काव्य भाषा एवं साहित्य के प्रयोजन पर प्रताप नारायण मिश्र के विचार देखे जा सकते हैं। उनकी दृष्टि रसवादी थी। जो प्रताप नारायण मिश्र थे उनकी दृष्टि कैसे थी, रसवादी, यानी रसवादी उन्होंने समीक्षाएं की हैं। ठीक, अब द्विवेदी युग की बात करते हैं कि भारतीय युग में बहुत ज़्यादा मात्रा में समीक्षाएं हमें देखने को नहीं मिलती हैं। जो थोड़ी बहुत समीक्षाएं हुई हैं वो या तो किसी दूसरी कृतियों की गई हैं, और या तो मतलब अपनी मौलिक समीक्षाएं उनकी नहीं हुई हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, या तो निबंधात्मक उन्होंने समीक्षाएं, निबंध के अंदर ही समीक्षाएं, या तो इतिहास ग्रंथों में ही कहीं थोड़ी बहुत मात्रा में समीक्षाएं की हैं। वैसे अलग से कोई आलोचनात्मक पुस्तक हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, द्विवेदी युग में देख लेते हैं इस युग में कितनी समीक्षा जो थी वो की गई है। द्विवेदी युगीन आलोचना भी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से विकसित हुई। इसमें सरस्वती, माधुरी, वीणा, विशाल भारत और मर्यादा आदि पत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब आपके लिए एक काम है आज के सेशन में, जो भी ये पत्रिकाएं दी हुई हैं, सरस्वती का तो आपको पता ही होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी उसके संपादक रहे हैं। आपको क्या करना है, माधुरी, वीणा, विशाल भारत और मर्यादा, इन जो पत्रिकाएं हैं इनके जो संपादक थे उनके नाम लिख करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेजेंगे। ठीक है, अब देखिए जो भी मैं आपको चीज़ें बताती हूँ ना, तो कुछ चीज़ें अगर आप सर्च करोगे तो वो खुद से अगर आप करते हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत प्रयास कीजिए सर्च करने की। चलिए आगे बढ़ते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में जान लेते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के सर्वाधिक महत्वपूर्ण आलोचक हैं। समालोचना समुच्चय नामक शीर्षक से अपनी 20 समालोचनाओं का संकलन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1930 में प्रकाशित किया था। अब द्विवेदी युग में जो आलोचनाएं थी ना वो काफ़ी मतलब हमें देखने को मिलती हैं, तो उसमें हम आगे देखेंगे। सबसे पहला नाम तो इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी का ही आता है। ठीक है, और इन्होंने जो अपनी समालोचनाएं की हैं, समालोचना समुच्चय नाम से की हैं। ठीक है, मतलब उसमें संग्रहित हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो आलोचनात्मक पुस्तकें हैं उनमें हम देखेंगे नैषधि चरित चर्चा, हिंदी कालिदास की समालोचना, कालिदास की निरंकुशता, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो मैंने हाईलाइट किए हैं ना, इनको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, आलोचनांजलि, समालोचना समुच्चय, साहित्यालाप, तो ये इनकी क्या है, आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। ठीक, अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। इस युग में एक महत्वपूर्ण साहित्य इतिहास ग्रंथ भी प्रकाशित हुआ था, मिश्र बंधु विनोद, जिसमें आलोचनात्मक पक्ष अत्यंत विरल होते हुए भी अनुपस्थित नहीं है। मतलब बहुत कह सकते हैं कि इसमें आलोचनाएं मिलती हैं हमें। ठीक है, नागरी प्रचारणी पत्रिका 1896 ईस्वी के प्रकाशन के शोध एवं अनुसंधान पदक समीक्षा का विकास माना जाता है। तो जो नागरी प्रचारणी पत्रिका थी जिसका प्रकाशन 1896 ईस्वी में हुआ था, तो इसका प्रकाशन से क्या हुआ कि शोध एवं अनुसंधान पदक जो भी समीक्षाएं थी उनका विकास माना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो शोध परक समीक्षाएं हैं उनका विकास किस पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है, तो नागरी प्रचारणी पत्रिका को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो कि और ये पत्रिका अगर मैं आपको बताऊं इसके बारे में, तो ये जो पत्रिका है ये एक त्रैमासिक पत्रिका थी, और नागरी प्रचारणी सभा जो 1893 में जिसकी स्थापना हुई थी उसके द्वारा ये पत्रिका निकाली जाती थी। ठीक है, देखिए सैद्धांतिक समीक्षाएं, कुछ महत्वपूर्ण सैद्धांतिक समीक्षाएं हम द्विवेदी युग के देख लेते हैं। सबसे पहले है श्याम सुंदर दास, रूपक रहस्य इनका समालोचनात्मक एक ग्रंथ है। आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है जो भी हाईलाइटेड हैं। ठीक है, भगवान दीन है, व्यंग्यार्थ मंजूषा, अर्जुन दास कैड़िया ने लिखा है भारती भूषण, कन्हैया लाल पोद्दार ने लिखा है काव्य कल्पद्रुम, रस मंजरी, अलंकार मंजरी, तो अलंकार मंजरी इनका, और रस मंजरी ध्यान रखेंगे। ठीक है, कन्हैया लाल पोद्दार का। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रस कलश इनकी बहुत ही फेमस रचना रही है, इसको आप ध्यान रखेंगे, आलोचनात्मक रचना है। ठीक,
और रस कलश, जैसे मैंने कहा ना कि किसी सिद्धांत पे अगर कोई आलोचना की जाती है तो उसे हम सैद्धांतिक आलोचना के अंदर, तो इन्होंने रस सिद्धांत की इसमें आलोचना की है, ठीक है। इसीलिए इसको और जो आप ऊपर देख रहे हैं जैसे कन्हैयालाल पोद्दार, तो इसमें रस मंजरी रस सिद्धांत की आलोचना है, अलंकार मंजरी अलंकार सिद्धांत की आलोचना है। तो इस तरह से जो भी इस तरह के जो किसी सिद्धांत पर की गई आलोचनाएं होती हैं उन्हें सैद्धांतिक आलोचना के अंदर रखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्यावहारिक समीक्षा। अब देखिए व्यावहारिक समीक्षा में मैंने क्या बताया था कि जहाँ पर आप किसी लेखक की समीक्षा कर रहे हैं या उसकी किसी उपन्यास या ऐसी साहित्यिक कृति या साहित्यिक विधा की आप समीक्षा कर रहे हैं तो वो व्यावहारिक समीक्षा के अंदर आती है, ठीक है। कि साहित्य के प्रति मतलब उस लेखक का व्यवहार कैसा है, आप इस तरह से सरल से शब्दों में समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप लेखक देख रहे हैं, यहाँ इनकी रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी, यानी व्यावहारिक समीक्षाएं। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र का है मीरा की प्रेम साधना। कृष्ण शंकर शुक्ल का है केशव की काव्यकला कविवर रत्नाकर। राम कृष्ण शुक्ल प्रसाद की नाट्यकला। राम कुमार वर्मा कबीर का राय सवाल। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बाद जनार्दन मिश्र का है विद्यापति। रामनाथ सुमन का है प्रसाद की काव्यकला। गिरिजा दत्त शुक्ल का है महाकवि हरिऔध। हरिऔध की एक समीक्षा काफ़ी फेमस रही है। कबीर वचनावली की आलोचना इन्होंने की थी और हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा में द्विवेदी युग में प्रकाशित होने वाले शास्त्रीय ग्रंथ, तो देखिए द्विवेदी युग में जो शास्त्रीय ग्रंथ प्रकाशित हुए थे उसमें है आलोचक इधर हैं और आलोचनाएं उनकी इधर हैं। राम दहिन मिश्र का है काव्य दर्पण। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखे काव्यांग कौमुदी। सुखदेव बिहारी मिश्र ने लिखे साहित्य परिजात। बिहारी लाल भट्ट ने लिखा है साहित्य सागर। ज्वाला स्वरूप का है रूप पिंगल। और प्रताप नारायण सिंह ये हैं रस सुकुमार, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जगन्नाथ प्रसाद भानु का है काव्य प्रभाकर छंद प्रभाकर। जानकी प्रसाद का है काव्य सुधाकर। कविराज मुरारी दान का है जशवंत जशोभूषण। जगन्नाथ दास रत्नाकर का है घनाक्षरी नियम रत्नाकर। लाला भगवान दीन का है अलंकार मंजूषा और व्यंग्यार्थ मंजूषा, इनके दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं। सीताराम शास्त्री साहित्य सिद्धांत। कन्हैयालाल पोद्दार काव्य कल्पद्रुम रस मंजरी अलंकार मंजरी, इनकी ये दो रचनाएं आपको याद रखनी है, ठीक है। और अर्जुन दास कैडिया का भारती भूषण। अयोध्या सिंह उपाध्याय जो है उनका है रस कलश, 1931 में प्रकाशित ये आलोचना है, ठीक। अब देखिए तुलनात्मक आलोचना भी इस समय हुई थी। तो तुलनात्मक जहाँ पे दो कृतियों की क्या होती है आपस में तुलना की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तुलनात्मक आलोचना में 1907 में पद्म सिंह शर्मा ने सरस्वती पत्रिका में बिहारी और सादी, जो कि सादी मैं यहाँ पे बता दूँ एक फारसी के कवि थे और बिहारी हिंदी के रीतिकाल के कवि थे, आपको पता ही है, ठीक है। तो इन दोनों की मतलब बिहारी की तुलना वो करते थे फारस के जो कवि थे फारसी कवि सादी उनसे, कि जो बिहारी जी हैं वो फारसी के जो कवि सादी हैं उनसे समानता रखने वाले कवि हैं, उनका ऐसा मानना था, ठीक है। तो इनकी तुलनात्मक समीक्षा की, इसी से तुलनात्मक आलोचना की शुरुआत मानी जाती है। तो कई विद्वान मानते हैं कि जो 1907 में पद्म सिंह शर्मा ने सरस्वती पत्रिका में जो बिहारी और सादी की तुलना लिखी थी तो उसी से तुलनात्मक आलोचना की शुरुआत मानी जाती है। तो इस लाइन को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए इसके बाद देखिए मिश्र बंधुओं गणेश बिहारी श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कई बार आपको मिश्र बंधुओं जैसे मिश्र बंधुओं है ना, तो उनमें 3 भाई हुए थे जिन्होंने मतलब सामूहिक रूप से रचनाएं की थी और उनको नाम देते थे मिश्र बंधुओं, ठीक है। ये कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि मिश्र का मतलब है जो मिश्र जाति के लोग हैं और बंधुओं का मतलब बंधु मतलब भाई, ठीक है। तो मिश्र जो भाई थे 3 भाई, जिसमें आपसे क्वेश्चन बनेगा कि मिश्र बंधुओं के अंदर कौन से नहीं आते हैं। तो गणेश बिहारी उसमें आते हैं, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र 3 आते हैं और आपसे चौथे ऑप्शन में कुछ और दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये 3 जो हैं वो मिश्र बंधुओं के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी नवरत्न 1910 में इसका प्रकाशन हुआ था, तुलनात्मक आलोचना को महत्व दिया था, ठीक है। इसके बाद देखिए मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में निम्नलिखित 9 कवियों के स्थान
को स्थान दिया था। देखो हिंदी नवरत्न इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें हिंदी के 9 कवियों को ये नवरत्न मानते थे और इसीलिए इसका नाम रखा हिंदी नवरत्न। ठीक है, तो नवरत्न, नवरत्न और 10 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो इसमें जो 9 रत्न थे वो कौन से थे? तुलसीदास, सूरदास, देवदत्त, देव यानी कि जो देवदत्त थे जिनको देव नाम से जानते हैं, बिहारी लाल त्रिपाठी, बंधु भूषण और मतीराम, केशवदास, कबीरदास, चंद्र बरदाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद देखिए हिंदी नवरत्न में देव बड़े या बिहारी विवाद की शुरुआत हुई थी। हिंदी नवरत्न जो मिश्र बंधुओं की पुस्तक है उसमें उन्होंने सबसे पहले तुलनात्मक आलोचना की थी, मतलब अपनी इस पुस्तक में तुलनात्मक आलोचना की थी और उसमें उन्होंने क्या की थी? देव बड़े या बिहारी, यानी कि जो रीतिकालीन कवि थे देव और बिहारी, तो इन दोनों में काफ़ी समानताएं थी। तो ऐसा माना जाता है कि इनसे मतलब इनकी तुलना करते हुए इन्होंने ऐसी आलोचना की थी कि बड़े कौन हैं। ठीक है, जिसमें इन्होंने देव को बहुत ऊंचा स्थान देते हुए तुलसी और सूर्य के समकक्ष स्थान दिया था। यानी कि जो मिश्र बंधुओं थे उन्होंने क्या कहा था कि देव बड़े या बिहारी, तो बिहारी को वो छोटा मानते थे और देव को वो श्रेष्ठ कवि के या ऊंचा स्थान उनका मानते थे। ठीक है, इसके बाद देखिए देव बड़े या बिहारी विवाद की पुस्तकें। अब देव और बिहारी, जैसे मैंने बताया ना कि देव और बिहारी जो कि रीतिकाल के कवि थे और इन दोनों में एक तरह का खैर वो तो कंपटीशन इनमें नहीं था, कंपटीशन जो बाद के आलोचक आए, साहित्यकार आए, उनमें था कि आखिर बड़ा किसको माना जाए। तो कई लोग देव को अपना आदर्श या शीर्ष स्थान पर रखते थे और कई लोग बिहारी को। ठीक है, तो देखो आलोचना यहाँ है, आलोचक यहाँ है और बड़ा कवि किसे माना गया है। तो बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन जो लिखा था पद्म सिंह शर्मा ने, उसमें उन्होंने बिहारी को श्रेष्ठ कवि माना था। ठीक है, इसके बाद देव और बिहारी नाम से जो कृष्ण बिहारी मिश्र हैं उन्होंने आलोचना की थी और उन्होंने देव को श्रेष्ठ कवि माना था। ठीक है, बिहारी और देव, तो बिहारी और देव लाला भगवान दीन ने लिखा था और इन्होंने बिहारी को श्रेष्ठ कवि माना था। अब इन दो जो रचनाएं हैं उनको आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हो, तो इनको मैं बता दूं कि मतलब इनमें श्रेष्ठ किसे माना जाए। तो जहाँ पे देव और बिहारी, देव पहले है बिहारी बाद में, तो वहाँ पे हमेशा देव को श्रेष्ठ माना गया है और जहाँ बिहारी पहले है और देव बाद में है तो वहाँ बिहारी को श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, और लिखने वाले थे कृष्ण बिहारी। तो देव और बिहारी, कृष्ण बिहारी, यहाँ भी आप देख रहे हैं बिहारी लास्ट में है और देव और बिहारी, इसमें भी बिहारी सेकंड नंबर पे है। तो आपको ध्यान रखना है जहाँ लास्ट में मिल रहा है वो बिहारी। तो इस तरह से आपको इसको रचनाकार के रूप में, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है ना, है तो नाम सेम लेकिन थोड़ा आगे पीछे है तो इसलिए कन्फ्यूजन हो सकता है। तो मैंने ट्रिक आपको बता दी, बिहारी और देव जो है वो लाला भगवान दीन का है। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा शुक्ल युग जो है, शुक्ल युग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और शुक्ल पूर्व युग हमने आज पढ़ा, भारतीय युग, द्विवेदी युग, जिसमें आलोचनाएं हुई थी। बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे आलोचनाएं नहीं हुई थी। आलोचना का जो विकास है वो जितना शुक्ल युग में हुआ उतना उससे पूर्व नहीं हुआ था, इसीलिए शुक्ल जी को आलोचक सम्राट भी या आलोचना सम्राट भी कहा जाता है। तो अगले वीडियो में हम डिटेल से शुक्ल जी को पढ़ेंगे, यानी कि उनकी आलोचनाओं को पढ़ेंगे और उसके साथ साथ उनके साथ में कौन से आलोचक उनके समकक्ष थे उनको भी हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।